मैं आज की बात को नजरअंदाज करते हुए आपको तंबीह कर रही हूँ कि इसके बाद अगर मुझे मौका दिया या कोई ऐसी वैसी बात की तो नौकरी से फारिग करवा दूंगी। इसके अलावा आप कर भी क्या सकती हैं? अगर एक गरीब की रोजी पर लात मार कर आपको खुशी मिलती है तो आज ही फारिग करा दी बीबी जी। गरीब को बोलने की तमीज भी तो होना चाहिए। वो मजीद बरहम होने लगी। चले कुछ दिन रह गई तो आपसे तमीज भी सीख लूंगी। आम से लहजे में इस पर चोट करते हुए वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। इसके दिमाग की सुई बस इसी बात पर अटकी थी कि वहाँ तनाउश का कयाम एक दो दिन से ज्यादा नहीं होना था। कभी कभी तो खुद तनाउश को भी यही लगने लगता कि बस एक दो दिन की मेहमान है, मगर फिर इसके अंदर एक अनजाना हौसला बेदार होता जो इसे यकीन दिलाता कि कबीर दादा इसे किसी सूरत भी तलाक नहीं देगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में आ गई। बड़ी स्क्रीन की एलईडी को ऑन करके वो धीमी आवाज में खबरें सुनने लगी। वो काफी देर तक वो वहीं बैठी रही क्योंकि कबीर दादा ने 10 बजे से पहले जगाने से मना किया था और इससे पहले से जगाने की हिम्मत तनावुश को भी नहीं हो रही थी। 10 बजे इसे मुलाजमा ख्वाबगाह की तरफ बढ़ती नजर आई। इसने प्लेट में शीशे का गिलास भी रखा हुआ था। खाला कहाँ जा रही हो? इसे दरवाजे के करीब रोकते हुए मुस्तफसर हुई। साहब को जगाना था। गिलास में क्या है? लीमू निचोड़े हुए हैं। ये खट्टा पानी ही इन्हें जगाने में मदद देता है। अच्छा आप नाश्ता तैयार करें, मैं इन्हें जगा देती हूँ। मुलाजमा इसरार किए बगैर लीमू पानी का गिलास इसके हवाले करते हुए वापस मुड़ गई। वो ख्वाबगाह में घुस गई। कबीर दादा की भारी सांस इसकी गहरी नींद होने का ऐलान कर रहे थे। इसके साथ बैठे हुए वो चन्ना में इसके चेहरे को घूरती रही। मुल्की रोशनी में इसका पुररौब चेहरा पुरसुकून दिखाई दे रहा था। काश आप पर मेरी मलकियत मुतय्यन हो जाए। इसके दिल की गहराइयों में एक तमन्ना जागी और इसका हाथ कबीर दादा के सर की तरफ बढ़ गया। वो इसके घने बालों में मुलायम उंगलियां कंघी की तरह फैलने लगी। इसके भारी सांस मध्यम पड़ने लगी थी और फिर इसने आहिस्ता से आंखें खोल दी। चंद लम्हे खाली खाली नजरों से तनावुश को घूरने के बाद इसकी नजरों का जाविया छत की तरफ मुड़ गया। बालों से हाथ निकालकर तनावुश ने दोनों हाथों में इसका चेहरा थामा और छात से बोली, उठ जाए ना, 10 बज चुके हैं। वो सर झटकता हुआ उठ बैठा। तनावुश ने फौरन लीमू पानी का गिलास इसकी जानिब बढ़ा दिया। एक ही सांस में खट्टा पानी मैदे में उड़ाल कर वो गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। तनावुश ड्रेसिंग रूम में घुसकर इसके लिए लिबास निकालने लगी। गहरे नीले रंग का सूट अलमारी से निकाल कर इसने हैंगर में लटकाया और नाश्ता लेने चल दी। मुलाजमा नाश्ता तैयार कर रही थी। वो खामोशी से इसे नाश्ता तैयार करते देख रही थी। इसने जो ही नाश्ता तैयार करके ट्राली में डाला वो बोल पड़ी, आप रहने दे खाला, मैं ले जाती हूँ। वो पीछे हटते हुए बोली, आप पहली लड़की जो साहब जी के कामों में इतनी दिलचस्पी ले रही हैं। मेरी माने ये कोशिश छोड़ दें। कबीर अली खान जैसे आदमी किसी एक के हो के नहीं रह सकते। आज आप हैं, कल दूसरी होगी और परसों तीसरी। खाला इंशाल्लाह कल भी मैं ही होंगी और परसों भी कोई दूसरी तीसरी आपको नजर नहीं आएगी। ये कहते हुए वो ट्राली धकेलते हुए बर्ज खाने से बाहर निकल आई। वो आप गाँव में दाखिल होकर इसने मेज पर नाश्ता लगाया और खिड़की के पर्दे हटाकर मलगजे अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर दिया। कबीर दादा ड्रेसिंग रूम में कपड़े तब्दील कर रहा था। वो इसी जानिब बढ़ गई। इसे स्लीपिंग सूट संभालते देखकर वो बोला, वैसे इस काम के लिए मुलाजमा मौजूद है, मालूम है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि मुलाजमा के रहमो करम पर वो मर्द होते हैं जो कुंवारे हों या जिनकी बीवियां फुअड़ हों। चंद दिनों की बीवी से क्या काम लेना। बालों में कंघी फेरते हुए इसने मुंह बनाया। जब तक नेमत मुयस्सर हो इससे फायदा उठाते रहना चाहिए। सोफे की जाने पड़ते हुए इसने मुस्कुराकर कहा, ये गलत फहमी में कब के अपने दिमाग से निकाल चुका हूँ कि बीवी नेमत हो सकती है। इसके बैठने तक वो भी इसके पीछे पहुँच गई थी। वो सेब उठाकर दांतों से कुतरने लगा। इसके साथ बैठते हुए तनावुश प्लेट से अंडा उठाकर छिलका उतारने लगी। ये काम मैं अपने हाथ से करना पसंद करता हूँ। वो बेनियाजी से बोली, अच्छी आदत है, लेकिन जब तक मैं मौजूद हूँ आपको ये करने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी हर बात मुझे थप्पड़ मारने पर उकसाती है, मगर ये सोच कर रुक जाता हूँ कि 2-3 दिन की मेहमान हो, शायद ये कयाम इतना भी मुख्तसर ना हो। साफ अंडा प्लेट में रखकर इसने दूसरा अंडा उठा लिया। तुम्हारी आदतें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा पड़ा था। इसके मजीद करीब होते हुए इसके बाजू से चिमट गए। आपकी खिदमत करना बुरी आदत है? फिर वही रोमांस, कबीर दादा ने बेजारी भरे लहजे में कहा, मगर इसने तनावुश को दूर नहीं किया था। कमरे के अंदर तो आप इजाजत दे चुके हैं ना? कब? जूस का गिलास खाली करते हुए इसने हैरानी से पूछा। रात को जब आप मुझे मुहाफिजों के सामने ऐसा करने से मना कर रहे थे, इस वक्त मैंने कमरे की बाबत दरियाफ्त किया था और आप खामोश रहे थे। और खामोश होने का एक ही मतलब बनता है कि आपको कोई एतराज नहीं है। अगर तुम कुछ दिन और यहाँ रही तो मेरे पागल होने में कोई शुबा नहीं रहेगा। वो शरारत से हंसी, ये ना हो मुझे बेचकर दीवाने हो जाए। नाश्ते से हाथ खींचते हुए वो खड़ा हो गया। सिर्फ तुम नहीं, हर खूबसूरत लड़की यही समझती है कि इसके बगैर मर्द नहीं रह पाएगा।
वापस किस वक्त लौटेंगे वो भी इसके साथ ही खड़ी हो गई। इस बारे जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। कबीर दादा ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। वो जल्दी से बोली, 1 मिनट रुके। अब क्या है? कदम रोकते हुए वो इसकी तरफ मुड़ा। इसके करीब रुककर तनावुश ने जेर लब कुछ बड़बड़ाकर इस पर फूका, अब जाएं। तुम्हारी ये हरकतें मुझे खौफ में मुब्तला कर देती हैं, बेचारी से कहते हुए वो ख्वाबगाह से निकल गया। मुहाफिज उन्हें गाड़ियां कतार में लगाई हुई थी। एक मुहाफिज ने इसे आते देखकर उपी नशिस्त का दरवाजा खोल दिया। कार में बैठते हुए अचानक इसके दिमाग में ख्याल आया, मोहब्बत के दावेदार ने ख्वाबगाह से ही रुखसत कर दिया है। ये सोचते हुए इसकी नजरें बेख्तियार अंदरूनी इमारत के दरवाजे की तरफ उठ गई थी। तनावुश दरवाजे से बाहर निकलकर इसी तरफ देख रही थी। बेवकूफ, खुद कलामी के अंदाज में कहते हुए इसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। गेट से निकलते हुए एक बार फिर इसने मुड़कर देखा। वो अभी तक वहीं खड़ी थी, इसकी तरफ वो तवज्जो थी। कबीर दादा की रुखसत होते ही तनावुश घर जाने के लिए ड्राइवर को देखने लगी। गैराज में इसे वही सफेद कार नजर आ रही थी जिसमें 2 दिन पहले वो घर गई थी। इलाही बख्श नामी ड्राइवर इसे घर तक छोड़कर आया था। ड्राइविंग रूम में आकर इसने मुलाजमा को आवाज दी, राहत खाला, बात सुने। जी बीबी। वो बावर्ची खाने से बरामद हुई। इलाही बख्श का कहो तो एक गाड़ी लगाए, मैंने घर तक जाना है। बेजारी भरे अंदाज में सर हिलाते हुए वो बाहर निकल गई। इसका इरादा घर से अपने कपड़े वगैरह लाने का था। वो कबीर दादा को भी कहकर नए कपड़े मंगवा सकती थी, और इसे यकीन था कि इस बात पर वो बेजारी का इजहार भी ना करता, मगर जाने क्यों वो इसे अपनी किसी भी जरूरत के मुतालिक नहीं बताना चाहती थी। मुलाजमा ने इसे गाड़ी लगने की इतला दी और वो उठकर बाहर की तरफ चल दी। तैयारी तो कोई करना नहीं थी, इसके पास एक ही कपड़ों का जोड़ा था। इसे करीब आता देखकर उधेड़ उमड़ ड्राइवर ने कार का उगवी दरवाजा खोल दिया। पिछली मर्तबा के बरखिलाफ इस दफा इसके दिल में कार में बैठते हुए कोई झिझक मौजूद नहीं थी। घर के सामने उतरते हुए इसने ड्राइवर को 3 घंटे बाद आने का कहा और घर में घुस गई। माँ इसे घर पर ही मिली थी। इसे देखते ही बुशरा खातून खुशी से खिल उठी थी। अरे मेरी शहजादी आई है। माँ ने भाग कर इसे गले से लगा लिया था। इसे भी यूं लग रहा था जैसे वो बड़े अरसे बाद माँ को मिल रही हो। कबीर बेटा नहीं आया? माँ इसकी पेशानी चूम कर इसे साथ लिए चारपाई पर बैठ गई। इसके पास इतना वक्त कहाँ माँ जी? अच्छा, रात को क्या हुआ था? जब तुम मुलाजमों के साथ चली गई थी तो खुद यहाँ दुल्हन लेने पहुँच गया था। हाँ माँ, वो असल में बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। तनाव जानबूझकर असल बात खोल कर गई। बेटी सच सच बताओ, खुश तो होना? रात तो अच्छी गुजरी है, मगर मैंने कुछ पूछा है? अम्मी जान, शादियों और मुआहदों में फर्क होता है। कबीर अली खान का एहसान है कि उन्होंने निकाह पढ़वा कर मेरी इज्जत रख ली। बुशरा फलसफियाना लहजे में बोली, तो क्या जरूरत है आसमान से गिरते वक्त खजूर में अटकने की? तनाउश तलखी से बोली, जब सीने में नफरत की आग जल रही हो तो वो कुछ बेहतर सोचने का मौका नहीं देती। पछता रही हो? बुशरा ने दुखी दिल से पूछा। बिल्कुल भी नहीं, बस डरती इस बात से हूँ कहीं वो मुझे तलाक ना दे दे। बावरी तो नहीं हुई हो? बुशरा ने हैरानी भरे लहजे में पूछा। एक गुंडे के साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहती हो? इससे बेहतर तो दिलावर शेख से शादी कर लेती, तुम्हारा भाई तो न जाता। माँ जी, मैं इस काबिल नफरत शख्स के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारती? और ये कैसा है? बताया तो है, हमेशा इसके साथ रहना चाहती हूँ। बेवकूफ, हराम की दौलत की चकाचौंध बस आरजी खुशी फराहम करती है। तनावुश ने मुंह बनाया। अगर मुझे इसकी दौलत से कुछ लेना होता तो घर से अपने पुराने कपड़े समेटने न पहुँच जाती। फिर क्या बात है? माँ जी, आपने अब्बूजान से पसंद की शादी की थी ना? वो माँ की गोद में सर रख कर लेट गई। हाँ बेटी, मगर वो बेवफा हमेशा साथ रहने का अहद ना निभा सका। बुशरा अपने महबूब शोर की याद में खो गई थी। अब्बू जान आपको क्यों इतना प्यारा था माँ जी? बुशरा इसके माथे पर लब रखते हुए शफकत से बोली, किसी का प्यारा लगना इख्तियार में थोड़ी होता है पगली। तनाउश ने मायने खैर लहजे में पूछा, मतलब आप जानती हैं कि किसी को चाहना बेख्तियारी फैल है? हाँ जानती हूँ, मगर बराबरी और मुसाबकत भी कोई हैसियत रखती है चंदा। कबीर अली खान बहुत बड़ी शख्सियत है और हम निहायत हकीर। हम कभी इसके मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। तुम इसके नजदीक एक खिलौने से ज्यादा हैसियत नहीं रखती हो, और जब खिलौने से दिल भर जाया करता है तो इसे तोड़ दिया जाता है या किसी के हवाले कर दिया जाता है। वो अज़म से बोली, फिक्र ना करें माँ जी, अगर मैं इसके मुकाम तक नहीं पहुंच सकती तो इसे अपनी हैसियत तक ले आऊंगी। बेहतर तो यही होगा कि तलाक लेकर दोबारा अपना घर बसा लो। अगर लोगों की बातों से डरती हो तो हम ये घर बेच कर कहीं और चले जाएंगे। अब तो यूं भी इस मुजी दिलावर शेख से जान छूट गई है। माँ जी, शरीफ लड़कियां इस तलाक का मुतालबा नहीं करती। बुशरा हंसी, ठीक है जी, शरीफ लड़की ना करे मुतालबा, बदमाश लड़का खुद ही तलाक दे देगा।
बद्दुआएं तो ना दे माँ जी। अच्छा कुछ नहीं कहती मेरी गुड़िया, ये बताओ खाना खाओगी कि नहीं? मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था इसलिए कुछ भी नहीं बनाया, अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो कुछ अच्छा बना लेती हूँ। हाँ बिल्कुल खाऊंगी, कोई अच्छी सब्जी बना ले, इतनी देर में अपना सामान समेट लूं। माँ जी वो पुराना मोबाइल फोन किधर है, क्या करना है? बुशरा ने बावर्ची खाने से आवाज दी। साथ लेकर जाऊंगी तो अपना वाला ले जाओ, नहीं वो आपके काम आएगा। मेरा ख्याल है वो पुराने वाले ट्रंक में पड़ा होगा। इसका पुराना मोबाइल फोन कुछ ज्यादा ही पुराना था, मगर माँ से राब्ता करने के लिए इसने साथ ले जाना मुनासिब समझा था। कबीर दादा को वो अपनी किसी भी जरूरत के मुतालिक नहीं बताना चाहती थी। माँ के खाना बनाने से पहले ही वो अपना मुख्तसर से सामान लपेट चुकी थी। इसका किताबों वाला बैग इतना बड़ा नहीं था, वो सामान में समा सकता, मजबूरन इसे शॉपरों में ही तमाम सामान डालना पड़ा। अपनी किताबें भी इसने साथ रख ली थी। इम्तिहानात करीब थे, दाखिले जा चुके थे। कबीर दादा से बात करके वो 12वीं का इम्तिहान तो दे ही सकती थी। अपने काम से फारिग होकर वो माँ के पास बावर्ची खाने में घुसकर इसका हाथ बटाने लगी। खाना खाकर वो जाने के लिए तैयार थी। ड्राइवर को दिया हुआ वक्त भी पूरा हो गया था। ठीक 3 घंटे बाद घर के बाहर हॉर्न की आवाज सुनाई दी। माँ से अलविदाई प्यार लेकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर इसे घर से बरामद होते देखकर कार से निकला और जल्दी से भी दरवाजा खोल दिया। खुफिया अड्डे पर पहुंचने से पहले ही इसे शहाब शाह कसूरी की कॉल आ गई थी। वो इससे मुलाकात करना चाहता था। कबीर दादा ने अड्डे में घुसने के बजाय शहाब शाह से मिलना जरूरी ख्याल किया। इसके हुक्म पर ड्राइवर ने गाड़ी शहाब शाह की कोठी की तरफ मोड़ दी। वहाँ वो अकेला नहीं था। इखलाक हुसैन शाह, सुपरिटेंडेंट पुलिस जमीर हुसैन ओडो, नौशाद खान आफरीदी, बाबर हयात और नकीबुल्ला जान वहाँ मौजूद थे। तमाम जुर्म की दुनिया के बड़े बड़े नाम पे देखा जाता तो कराची के असल मालिक यही थे। उन्होंने अपना काम करने के इलाके बांटे हुए थे। हर एक अपने इलाके में खुद मुख्तार था। बस्ताखोरी, मंशियात फरोशी, असले की स्मगलिंग, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग, शराब खाने, जुए के अड्डे, जिस्म फरोशी के अड्डे वगैरह चलाना, इसके अलावा भी बेशुमार जुराइम की दलदल में वो गर्दन तक धंसे हुए थे। सवाब व गुनाह की नजर में फर्जी और ख्याली बातें थी। वो अल्लाह पाक की जात पर ईमान रखते थे या नहीं, इस बारे उन्होंने कभी संजीदगी से नहीं सोचा था। वो तमाम ड्राइंग रूम के बजाय मुलाकात के कमरे में एक लंबी मेज के गिर्द बैठे थे। सदारत की कुर्सी पर शहाब शाह कसूरी बैठा था। इसके दाएं जाने पहली कुर्सी कबीर दादा के लिए खाली पड़ी थी। कबीर दादा के बगल में एसपी बैठा था, जबकि इसके सामने नौशाद खान आफरीदी और इसके बगल में इखलाक हुसैन शाह बुराजमान थे। कुछ कुर्सियां खाली पड़ी थी। यकीनन वहाँ तमाम लोग हाजिर नहीं थे। शायद कोई खास मसला है जो इतने मौजूदीन जमा है। कबीर दादा ने अंदर दाखिल होते हुए मजाहिया अंदाज में कहा और अपनी नशिस्त पर बैठ गया। इसकी बात पर सिवाय शहाब के किसी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं उभरी थी। इनके सामने धरे खाली गिलास इस बात को जाहिर कर रहे थे कि वो बैठक काफी देर से जारी थी। एक कोने में लगी मेज पर मुख्तलिफ रंगों की बोतलें मौजूद थी, जिनमें सुनहरी, काली, अरगवानी और सुर्ख रंग की बोतलें धरी थी। जिस किसी को हाजत होती वो खुद ही उठाकर अपना गिलास भर लेता। तो तमाम को खामोशी पर नजर मंद पाकर वो शहाब की तरफ मुतवज्जा हुआ। शहाब ने पूछा, आप नहीं जानते? कबीर दादा बेजारी से बोला, बुलाया है तो बात करना आपका बनता है। 2 टके की छोकरी के लिए एक मुज़्ज़िज़ शख्स की तौहीन की गई है। इसके सामने बैठे नौशाद खान आफरीदी ने गुस्सा छुपाने की कोशिश नहीं की थी। एक लम्हे के लिए गुस्से की तेज लहर ने कबीर दादा को अपनी लपेट में ले लिया था, मगर फिर इसने खुद पर काबू पा लिया। नौशाद आफरीदी की आंखों में आंखें डालते हुए वो धीके लहजे में बोला, सुना है तुम दोनों ने 2 टके की 2 औरतों को घर में रखा हुआ है। अगर इनमें से किसी एक को कोई मुअज्जिज़ पकड़ कर ले जाए तो यकीनन खैर सगाली के तौर पर तुम दूसरी भी इसके पास भिजवा दोगे। कबीर दादा, मुंह संभाल कर बात करो। नौशाद आफरीदी गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका था। वो मेरी बीवियां हैं। कबीर दादा ने तंजिया लहजे में पूछा, तो मैंने खोती पाल रखी है? वो एक रखेल है, बाजारी औरत। दिलावर शेख पिछले 2 साल से इसे इस्तेमाल कर रहा था और सुना है गुज़श्ता रात खबर शेख भी मरने से पहले इसे बहरामंद हो चुका था। नौशाद का लहजा खास एहतजाजिया था। नगमा बेगम 3 साल तक मॉडल रही। इस दौरान इन दर्जनों बाहर से आने वाले सरकारी मेहमानों को पेश होती रही और अब वो तुम्हारी नेक परवीन बीवी बन गई है। कबीर दादा ने इसकी दूसरी बीवी की खुफिया जिंदगी के राज आश्कार किए। शहाब साहब, हम यहाँ बेइज्जत होने के लिए नहीं आए। नौशाद आफरीदी शहाब की तरफ मुतवज्जा हुआ। कबीर दादा, प्लीज। शहाब खान का लहजा मुफाहमत से पुरता। शहाब साहब, नौशाद की जबान को भी लगाम दो। वो मेरी मनकूहा है और उसके बारे में अगर ये बकवास करेगा तो ऐसा सुनने को मिलेगा। कबीर दादा, आप खुद शाह साहब के सामने एतराफ कर चुके हैं कि इस लड़की को आप चंद दिन के लिए ही घर लेकर आए हैं, जबकि किसी दूसरे की बीवी के मुतालिक बात करते वक्त ये सोच ले कि तमाम ने मुस्तकिल बुनियाद पर शादी की हुई है।
इस मर्तबा एसपी जमीर हुसैन इसे मुखातिब हुआ था। एसपी साहब, मैं इसे एक दिन अपने पास रखूं या हमेशा? ये मेरा जाती फेल है और किसी सुरमा को मैं इजाजत नहीं दे सकता कि वो मेरी इज्जत पर हाथ डाले। इखलाक हुसैन की खुशकिस्मती है कि इसने खुद इस लड़की को हाथ नहीं लगाया, वरना यकीनन आज शिकायत के लिए यहाँ इसका जानशी बैठा होता। कबीर दादा, हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी। इखलाक हुसैन शाह भड़क उठा था। कबीर दादा ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, नहीं पहनी तो पहना दूंगा और पहनाऊंगा भी धात की, ताकि तोड़कर हाथों से निकाली ना जा सके। कबीर दादा, आप चाहते कि हम आपस का मुआहदा तोड़ दें और फिर जिसकी जितनी ताकत हो इसके साथ मैदान में आ जाए? नकीबुल्लाह जान ने भी कबीर दादा ही को कसूरवार ठहराया था। कबीर दादा, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें, ख्वाम अख्वाह बात बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। साहब ने इसे नर्म करना चाहा। कबीर दादा को साफ नजर आ रहा था कि इसकी आमद से पहले इखलाक हुसैन अपने लिए मैदान हमवार कर चुका था। बाबर साहब, आप भी कुछ पता बोलें ताकि मैं एक साथ तमाम को जवाब दे सकूं। कबीर दादा ने खामोश बैठे बाबर हयात की राय भी जानना चाहिए। बाबर हयात खंकार कर गला साफ करते हुए गोया हुआ, जो कुछ सुना है इसके मुताबिक तो आप ही की गलती नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी हम एक दूसरे की रखेल और मंजूर नजर पर हाथ डालते रहे हैं, मगर इसकी वजह से कभी किसी गैंग के सरबराह पर हाथ नहीं उठाया गया। अलबत्ता किसी कारंदे वगैरह को मार कर बदला लेना आम सी बात है। हम तमाम तो अलहदा होते हुए भी एक हैं। गुस्सा करना और लड़ना झगड़ना तो आम बात है, मगर ऐसी सूरत में भी हम एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाते। कबीर दादा ने तायराना निगाह तमाम के चेहरे पर डाली और कहने लगा, तमाम हजरात इखलाक हुसैन की एक तरफा गुफ्तगू सुनकर मुझे गलत गर्दान रहे हैं। हालांकि इस मामले में सरासर इखलाक हुसैन गलती पर है। कल मेरा निकाह था और मैं अच्छी तरह जानता था कि इस लड़की को छेड़ने वाला दिलावर शेख किसका आदमी है, लेकिन इस जमान में मैंने ना तो इखलाक हुसैन को कुछ कहा और ना शाह साहब को कोई शिकायत की। अलबत्ता दिलावर शेख से हिसाब किताब करना मेरी मजबूरी थी। रात ही को इखलाक हुसैन शिकायत करने शहाब साहब के पास पहुंच गया और इसी वक्त मैंने अपनी सफाई पेश कर दी थी। इसे ये शिकायत थी कि मैंने इस मोहल्ले में इसके आदमियों को दाखिला क्यों बंद कर दिया। अब इनसे 15-20 घरानों पर तो इसकी सियासत या गुंडागर्दी का इन्हिसार नहीं है। इसका कहना था कि कबीर दादा ने जो लोगों के मजमे में बैठकर ऐलान किया है कि अब इस मोहल्ले में कोई गुंडा नहीं आएगा, तो वो ऐलान बस कहने की हद तक रही रहे, जबकि कबीर दादा कभी जबान देकर नहीं फिरा। ये बात आप तमाम लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। वहाँ से जनाब खफा होकर चले गए और मुझे बेइज्जत करने और नीचा दिखाने के लिए अपने आदमी मेरी मनकूहा के घर भेज दिए, जो इसे धोखे से खावर शेख की घोड़ी पर ले गए। मुझे जब अपनी बीवी के गायब होने का पता चला तो मैं सीधा इसके पास पहुंचा और अपनी मनकूहा के बारे में इख्तिसार किया। मोहतरम उल्टा मुझ पर तंज तशनी के तीर चलाने लगा। मजबूरन मेरा भी हाथ उठ गया और इसकी खुशकिस्मती के खावर शेख अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हो सका था, वरना मेरा कर्ज बाकी था। अब वो कर्ज इससे कैसे वसूल करता, इस बारे से कुछ कहना फजूल है कि वो बात गुजर गई है। बाकी तमाम का ये कहना है कि वो लड़की मेरी रखेल है और उससे बीवी के हकूक हासिल नहीं है, तो ये नहायत गलत बात है, क्योंकि जब मैंने निकाह पढ़ा दिया है तो इस किस्म के तखमीने सानवे रह जाते हैं। इसने मेरे साथ एक दिन रहना या हमेशा? आखिर मैं यही कहूँगा कि जो कुछ हुआ है वो यही खत्म कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। वैसे सारी गलती कबीर दादा की भी नहीं है और अब इस बात को खत्म किया जाना चाहिए। क्या ख्याल है शाह जी? बाबर हयात ने अपनी तरफ से फैसला सुना दिया था। इस लड़की की वजह से मेरे 2 अहम आदमी कत्ल हुए हैं। वो खुद चलकर मेरे पास माफी मांगने आएगी। अब मैं इसे एक रात में माफी देता हूँ या 2 रातों में, इसका तयन मैं इसे मिलने के बाद ही करूँगा। मुमकिन है एक रात के लिए मैं इसे नौशाद अफरीदी के पास भी भेज दूँ। अगर कबीर दादा को ये मंजूर नहीं तो फिर तैयार रहे, वो लड़की जहाँ भी हमारे हत्थे चढ़ी हम बदला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। सारे ग्रुपों की हमदर्दी पाकर इखलाक हुसैन का मीम भी पर उतर आया था। इखलाक की बात सुनकर सिवाय शहाब कसूरी के तमाम के चेहरों पर मुस्कुराहट दिख गई थी। साफ नजर आ रहा था कि कबीर दादा की मुखालफत सिर्फ हालिया मसले की वजह से नहीं थी और वो किसी भी तरह कबीर दादा को नीचे दिखाने के ख्वाह थे। कबीर दादा इत्मीनान से बोला, इन अच्छी शराइत को ना मानने वाला कोई बेवकूफ़ ही हो सकता है। 2 रातें कोई इतनी ज़्यादा कीमत भी नहीं है कि मुझे इनकार करना पड़े, और यकीनन पहली रात जब वो शाह साहब के साथ होगी तो इसकी जगह शाह साहब की बड़ी बेटी फरहाना मेरी तन्हाई दूर करने आएगी, और दूसरी रात जब वो नौशाद अफरीदी के साथ होगी तो इसकी छोटी बेटी नगमा मेरी बीवी की जगह संभालेगी। बकवास बंद करो। नौशाद अफरीदी गज़बनाक होता हुआ अपनी जगह पर खड़ा हो गया था, मगर ये खड़ा होने से महंगा पड़ा। कबीर दादा अपनी शिस्त स्प्रिंग की तरह उछला, एक पाँव और दरमियानी मेज पर रखते हुए इसने आगे की तरफ छलांग लगाई और चौड़ी मेज को अबूर करता हुआ नौशाद अफरीदी पर जा पड़ा। इसे गरेबान से थामते हुए इसने इखलाक हुसैन को भी रसीद कर दी थी। वो
कुर्सी समेत फर्श पर लंबा हो गया था। इसके साथ ही कबीर दादा ने एक ही हाथ से नौशाद अफरीदी को सर से बुलंद करके इसकी पीठ दीवार से लगा दी। अब बताओ बकवास कौन कर रहा है। कबीर दादा का सर लेजा नौशाद अफरीदी को दहला गया था। बाकी तमाम एक लम्हे के लिए सुन हो गए थे। होश में आते ही वो बेसाख्ता नौशाद खान को छिड़ाने के लिए कबीर दादा की तरफ बढ़े। कबीर दादा ये क्या बेवकूफ़ी है, छोड़ो इसे। शहाब और बाबर हयात बैक ज़बान बोले थे। कबीर दादा के हाथ के दबाव से नौशाद अफरीदी के गले रगे फूल गई थी। इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। ऐसा खुद को छुड़ाने के लिए हरकत की कोशिश की, मगर कबीर दादा की ताकत गिरफ्त से आज़ाद ना हो सका। दोनों ने कबीर दादा को दाएं बाएं से पकड़ लिया था। कबीर दादा ने झटका देकर नौशाद अफरीदी को कालीन पर फेंका और दोबारा अपने निशेष पर जा बैठा। मोबाइल जेब से निकालकर वो किसी का नंबर डायल करने लगा था। बाबर हयात और शहाब कसूरी ने तो नौशाद को कुर्सी पर बिठाया। इखलाक हुसैन भी कुर्सी को सीधा करके बैठ गया था। दोनों के चेहरे खजूस से और खजालत से सुर्ख हो गए थे। ऐसा करो, अपने तमाम आदमियों को बता दो कि आज रात 9 बजे के बाद कोई हदूदबंदी और इलाका नहीं रहेगा। वो जो जहाँ चाहें अपना कारोबार कर सकते हैं। अगर कोई भी रुकावट डालने या रखना अंदाजी की कोशिश करे तो उड़ा देना। एक लम्हा खामोश रहकर इसने मुखालिफ की बात सुनी और फिर कहा, हाँ आज रात 9 बजे के बाद, इससे पहले नहीं। इसके राब्ता मुनक़ता करते ही शहाब कसूरी तशवीशनाक लहजे में बोला, ये क्या मजाक है कबीर दादा। मजाक ये है जो ये दोनों हबीस कर रहे हैं। 8 बजे तक अगर इखलाक हुसैन ने घर आकर मेरी बीवी से माफ़ी ना मांगी तो फिर नताइज के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। ये कहते ही कबीर दादा इनकी बात सुने बगैर कुर्सी से उठकर लंबे डग भरता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। कबीर दादा के बाहर जाते ही एसपी ज़मीन ने हुनकारा भरा। बाबर हयात ने कहा, इसका जिम्मेदार इखलाक हुसैन शाह है। इसकी आमद से पहले यही तय हुआ था कि वो लड़की मुझसे माफ़ी मांगने आएगी। अब मुझे मतून क्यों ठहरा रहे हो? बाबर हयात ने तलखी से कहा, क्योंकि ये बात शाह साहब से इसे कहना थी और बात लड़की की माफ़ी मांगने की थी, इसके साथ रात गुजारने की नहीं। अच्छा अब आपस में नहीं लड़ पड़ना। नकीबुल्लाह जान ने इन्हें बहस से रोका। ये अच्छा नहीं हुआ, हमें कबीर दादा को मनाना पड़ेगा। शहाब कसूरी ने जबान खोली, हम डरते नहीं इससे, और अकेला इसका गैंग तमाम का मुकाबला नहीं कर सकता। नौशाद अफरीदी ने इनकार में सर हिलाया। बाहर पर हयात ने सूरत हाल का तज्जिया करते हुए कहा, बेवकूफ़ानों की सी बात ना करो, वो अकेला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 6 गैंग्स के बड़े मौजूद हैं। 5 ने आने की जहमत ही नहीं की है। अगर इन 5 को कबीर दादा अपने साथ मिला लेता है तो यकीनन वो भारी पड़ेंगे। खुद कबीर दादा का गैंग भी सबसे बड़ा है। एसपी ने मुंह बनाते हुए कहा, इसीलिए तो अंडरग्राउंड हलकों पर हुक्मरानी करने के ख्वाब देख रहा है और ये मौका इसे हम लोग फराम कर रहे हैं। बाबर हयात की गुफ्तगू से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो कबीर दादा के लिए दिल में नर्म गोशा रखता है। नौशाद अफरीदी ने तलखी से कहा, बाबर साहब आप इसे वो कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हैं। बाबर ठीक कह रहा है। शाह कसूरी ने बाबर की तरफदारी करते हुए कहा, आप लोगों में से किसी एक ऐसा नहीं है जो कबीर दादा का मुकाबला कर सके। इसका गैंग भी सबसे बड़ा है और मेरा ख्याल है इससे पहले इसने कभी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से हम इस पर शक कर सके कि वो सबका बड़ा बनना चाहता है। एसपी ने शहाब कसूरी की बात से इत्तेफाक ना करते हुए कहा, शमशेर दादा के जाने के बाद इसने कुछ ज्यादा ही परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए और आप इसकी तरफदारी ना करें, वो आप ही की जगह लेना चाहता है। शहाब कसूरी साहब कोई से बोला, मैं शमशेर दादा की तरह बड़ा नहीं हूँ, मैं तो बस आप तमाम को एक जगह इकट्ठा करके सुलह सफाई करवा देता हूँ। इससे बढ़कर गालिबन मेरी कोई हैसियत नहीं। बाकी जहाँ तक मेरी जगह संभालने का ताल्लुक है तो आज तक कबीर दादा ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। वो शमशेर दादा का शागिर्द थे और शमशेर दादा ने ही ये सरबराही मेरे हवाले की थी। अगर शमशेर दादा को चंद रोज के लिए बुला ले, नौशाद अफरीदी ने मशवरा चाहा। बाबर हयात बोला, इसे बम्बई की हवा रात आ गई है, यकीनन वो यहाँ लौटना नहीं चाहेगा, तो फिर इन हालात से कैसे निपटा जाए। खामोश बैठे नकीबुल्लाह जान ने जबान खोली, मेरा तो ख्याल है फिलहाल इखलाक हुसैन को मुसालहत की कोशिश करना चाहिए। ख्वाह झगड़ा बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हम तमाम ने मिलकर कबीर दादा के गैंग का खात्मा कर भी दिया, तब तक वो भी हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुका होगा। बाबर हयात ने मशवरा दिया। बाबर साहब सही कह रहे हैं। नकीबुल्लाह जान ने बाबर की तारीफ में सर हिलाया। आपका ख्याल है? शहाब कसूरी ने एसपी से मशवरा चाहा। एसपी ज़मीर और दो गला खंगारते हुए बोला, वैसे फिलहाल हम किसी किस्म के झगड़े की हालत में नहीं है और वो बेगैरत इस छोकरी के पीछे बावला हुआ है। शहाब ने नौशाद अफरीदी की जानिब देखा, फिलहाल इसका मुतालबा पूरा कर देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शमशेर दादा को चंद रोज के लिए बुलवा लूँ। जब तक मैं कबीर दादा को मज़ा ना चुका लूँ मुझे आराम नहीं आएगा। खासकर इसकी रखेल को तो मैं नहीं छोड़ूंगा।
शाह जी, अब सब कुछ आप पर मुनहसर है। शहाब कसूरी इखलाक हुसैन की तरफ मुतवज्जा हुआ। इखलाक हुसैन ने तंजिया लहजे में कहा, गोया सबका यही फैसला है कि मैं 2 टके की छोकरी से माफी मांगू। फैसला नहीं, मशवरा, शहाब कसूरी ने तस्दीक की। एक ही बात है। इखलाक हुसैन ने मुंह बनाया। आप अपनी बात करें, अगर आपकी नजर में कोई और तजवीज़ है तो बताएं। शहाब कसूरी ने गेंद इसकी कोर्ट में फेंकी। इसके अलावा तो यही हल रह जाता है कि अपने अपने गेंद को तैयारी का हुक्म दे दें। कल सुबह तक फैसला हो जाएगा कि किसका कितना नुकसान हुआ है। मैं छोकरी को छोड़ूंगा नहीं। इखलाक हुसैन ने दांत पीसे। शहाब कसूरी बोला, वो बात का मसला है। यूं भी ये तब ही मुमकिन होगा जब आप कबीर दादा से बड़ा रिंग बना लेंगे। अलबत्ता उस लड़की को खुद से अलहदा कर दे तब दूसरी बात है, और इस वक्त मेरा ख्याल है इसका फायदा कोई नहीं होगा। फायदा नुकसान तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने इस कोठे पर ना बिठा दिया तो इखलाक हुसैन न कहना। बाबर हयात ने पूछा, शाह जी, मुस्तकबिल के मंसूबों को रहने दे, फिलहाल मौजूदा मसले का हल बताएं। मैं माजरत कर लूंगा। इखलाक हुसैन ने एक लम्हा सोचने के बाद फैसला सुनाया। एकदम तमाम के चेहरे पुरसुकून हो गए थे। शहाब कसूरी ने तहसीन अमेज लहजे में कहा, शुक्रिया शाह जी, हमें आपसे इसी दानिशमंदी और ज़र्ब की तवक्का थी। ये पसपाई नहीं, आर्जी तौर पर जंग को टालने की सही है। नौशाद अफरीदी दांत पीसते हुए बोला, देख लेना, जल्दी कभी दादों को इसका मजा चखना पड़ेगा। छोकरी को अगर भरे मजमे में बेलबास ना किया तो गुंडागर्दी छोड़ दूंगा। बाकी भी इखलाक हुसैन के फैसले को अपने अपने अंदाज में सराहने लगे। कबीर दादा को देखते ही अजीम ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया था। इसका चेहरा गुस्से से लाल भभका हो रहा था। अजीम को अंदाजा लगाने में देर ना लगी कि कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है। न मालूम इसे क्यों इस सब के पीछे कबीर दादा की नई दुल्हन ही दिखाई दे रही थी। शिष्ट संभालते ही कबीर दादा ने कहा, घर चलो। ड्राइवर ने सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। चौकीदार ने कार को हरकत करते देखकर हर दरवाजा खोल दिया था। 2-3 मिनट की खामोशी के बाद इसने झिझकते हुए पूछा, आपका 9 बजे वाला हुक्म कारखानों तक पहुंचा दूं? फिलहाल नहीं, अगर ऐसा करना हुआ तो बता दूंगा। इसके बाद घर आने तक खामोशी छाई रही। कार के रुकते ही अजीम उपी निशिस्त का दरवाजा खोलने के लिए जल्दी से बाहर निकला, मगर कबीर दादा ने इसका इंतजार नहीं किया था। दादा, आराम करेंगे या कहीं जाना होगा? आराम करो, कहकर इसने अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। ना चाहते हुए भी इसकी मतलाशी निगाहें तनावुश को ढूंढने लगी। शायद वो सो रही थी, वरना गाड़ियों के अंदर आने पर वो लाजमन बाहर निकलती। इसे कमरे में भी मौजूद ना पाकर कबीर दादा का पारा एकदम बुलंद हो गया था। घंटी बजाकर इसने काम वाली को बुलाया। जी साहब जी, राहत खाला ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा, तनावुश कहाँ है? राहत खाला ने हैरानी से जवाब दिया, घर तक गई है साहब जी। इसकी हैरानी बजा भी थी। इससे पहले कबीर दादा ने कभी किसी लड़की के मुतालिक इस्तिफसार नहीं किया था, चाहे वो एक रात गुजार कर जाने वालियां हों, चाहे 2-3 दिन वहां गुजारने वालियां हों। इसे हाथ से जाने का इशारा करते हुए वो सोफे पर बैठा और मोबाइल फोन जेब से निकाल कर तनावुश का नंबर मिलाने लगा। मगर किसी सोच के तहत इसने घंटी जाने से पहले रास्ता मुनक़ता करके दोबारा काम वाली को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। राहत खाला दोबारा अंदर आई। जी साहब जी, वो घर तक कैसे गई? इलाही बख्श छोड़ने गया था साहब। ठीक है, जाओ। इसे जाने का कहकर इसने दोनों हाथों से अपना सर थामा। 2-3 मिनट सोचने के बाद वो किसी का नंबर मिलाने लगा। आदाब कबीर दादा, दूसरी घंटी ही पर कॉल वसूल कर ली गई थी। यार पाशा, शाम को 9 बजे मेरे पास आ सकते हो? कबीर दादा शर्मिंदा ना किया करें, आपके हुक्म से सरताबी में सोच भी नहीं कह सकता हूँ। वो मजीद बोला, काशिफ राजपूत, असद खान, शेर खान और पसी को भी साथ ले आना। पाशा हंसा, कोई मीटिंग वगैरह या दावत कर रहे हैं? साहब कोई से बोला, कोई जरूरी बात है। वैसे उड़ती उड़ती खबरें तो मुझ तक भी पहुंच गई हैं। सुना है शादी वादी के चक्रों में पड़ गए हो। बाकी की तफसील मिलने पर होगी। ठीक है दादा, जल्दी मिलेंगे। पाशा ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। इसने मोबाइल फोन एक तरफ फेंका और सोफे के गोश पर सर टेकते हुए आंखें बंद कर ली। इसी वक्त दरवाजा खुलने की आवाज पर वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तनावुश हाथ में सामान पकड़े अंदर दाखिल हुई थी। कहाँ गई थी तुम? एक झटके से सीधा होते हुए वो धाड़ा। इसे गुस्से में पाकर तनावुश हक्का पक्का रह गई थी। मैं घर तक गई थी। इसका गुस्सा तनावुश की सोच से मावरा था, किससे पूछकर। और एक दिन में तुम्हें माँ की याद सताने लगी। मुझे पूछने का ख्याल नहीं रहा। सोचा था आपकी आमद से पहले वापस लौट आऊंगी, मगर आप कुछ जल्दी लौट आए हैं। तुम्हें मेरी रोजमर्रा का क्या पता? वो अभी तक गुस्से में था। तो क्या हो गया? घर तक ही गई थी, बेपरवाही से कहते हुए इसने हाथ में पकड़ा सामान कुर्सी पर रखा और इसके करीब आ गई। बकवास इसलिए कर रही हो कि तुम्हें सूरत हाल का इल्म नहीं है और ये पता नहीं है कि मेरे कितने दुश्मन हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओह अल्लाह जी, इतनी फिक्रमंदी।
शौकी भरे लहजे में कहते हुए वो कालीन पर बैठकर इसके बूट खोलने लगी। एकदम कबीर दादा को लगा इसका गुस्सा करना और तशवीश का इजहार वाकई ये जाहिर कर रहा था कि इसे तनावुश की फिक्र थी, लेकिन इस बात का इकरार करना इसके लिए मुमकिन नहीं था। वो फौरन गुस्से का इजहार करते हुए बोला, फिक्र करती है मेरी जीती, और तुम्हें किसने कहा कि मेरे बूट उतारो? वो इत्मीनान से बोली, क्योंकि आप इस वक्त आराम करते हैं, 7 बजे तक लेटे हैं, 8 बजे डिनर का घर से निकल जाते हैं, बाकी रात के 1-2 बजे तक होती है, कभी कभी पूरी रात नहीं आते। आपका ख्याल है आप मुझे अपनी रोजमर्रा नहीं बताएंगे तो मैं किसी और से भी नहीं पूछूंगी। ये कहते ही वो मुस्कुराई। आज पता नहीं क्यों जल्दी लौट आए हैं, शायद इन्हें मेरी दुल्हन की याद सताने लगी थी, इसी वजह से गुस्सा भी कर रहे हैं कि मैं कहाँ गई थी, है ना? इसने बेजारी भरे लहजे में कहा, दिमाग खराब ना किया करो। अच्छा नहीं करती दिमाग खराब, अब गुस्सा थूकिए और आराम करें। आज के बाद पूछे बगैर ख्वाबगाह से भी कदम बाहर नहीं निकालूंगी। जूते उतार कर वो इसकी टाई की गिरा ढीली करने लगी। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। इसे एक तरफ हटाकर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया, मगर वो इसकी बेजारी को खातिर में लाए बगैर इसके साथ ही चल पड़ी। मेरा ख्याल है मैं बच्चा नहीं हूँ, अपने लिबास तब्दील कर लूंगा। इसे अपने साथ ड्रेसिंग रूम में गुस्से देखकर वो झल्ला गया था। वो शौकी से बोली, हाँ बच्चे तो नहीं है, मगर इतने बड़े भी नहीं हुए कि मैं आप पर ध्यान देना छोड़ दूंगा एक। कबीर दादा ने इसे डराने के लिए थप्पड़ तोला। सच में? अलमारी से स्लीपिंग सूट निकालकर इसे थमाते हुए इसने शौकी से आंखें मटकाई। कबीर दादा इसे घूर कर रह गया था। घूरना बंद करें और बनियान भी उतार लेना। इस दिन आपको मिलने आई थी, इसी बनियान में जनाब आराम फरमा रहे थे। बड़ी माँ की तरह एक और नसीहत झाड़ते हुए वो बाहर निकल गई। कबीर दादा को समझ नहीं आता कि वो कैसे इसकी हर बात बर्दाश्त कर रहा है। ड्रेसिंग रूम से निकलकर इसने अपना सामान उठाया और दोबारा अंदर घुस आई। अलमारी में लटके खाली हैंगर्स के साथ वो अपने कपड़े लटकाने लगी। कबीर दादा लिबास तब्दील करके बेड की तरफ बढ़ गया। वो भी अपने कपड़े और जूते वगैरह संभाल कर बेड की तरफ बढ़ गई। इसके साथ पड़े तकिए पर कोनी से टेक लगा कर बैठते हुए वो इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। आज जल्दी क्यों आए? तनावुश का लहजा बिल्कुल किसी ख्याल रखने वाली बीवी का सा था। तुम्हें इससे क्या, मैं किस वक्त लौटता हूँ बताया है ना, जो चंद दिन यहाँ गुजारने हैं, अपने काम से काम रखो। ये कहते ही इसने तनावुश का हाथ सर से दूर धकेला। सोने दो मुझे, सुला ही रही हूँ ना। मुंह बनाते हुए वो दोबारा इसके सर में उंगलियां फेरने लगी। वो झुलाते हुए बोला, लेकिन मैं इसका आदी नहीं हूँ, मुझे इस तरह नींद नहीं आएगी। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, तो जब तक मैं यहाँ हूँ आदत डाल लें। वो बबरते हुए बोला, मेरा ख्याल है तुम्हें आज ही वापस भेजना पड़ेगा। इसने शौकी भरे लहजे में पूछा, क्या तंग नहीं करूंगी तो वापस नहीं भेजेंगे? अपना हाथ इसने पीछे नहीं हटाया था। वो लहजे में तलखी समोते हुए बोला, कम अज कम आज तो नहीं भेजूंगा। धमकियां ना दें, ये लें, नहीं करती तंग। मुंह बसूती वो पीछे होकर घुटनों में सर देकर बैठ गई। कबीर दादा ने आंखें खोलकर इसकी तरफ सर घुमाया। वो छोटी सी बच्ची की तरह घुटनों में सर टेके मुंह बनाए बैठी थी। कबीर दादा के होंठों पर हंसी नमूदार हुई। वो इसकी हालत देखकर महजूज होता हुआ बोला, तुम्हें रूठने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गहरी स्याह आंखों में उदासी भरे वो इसकी तरफ मुतवज्जह हुई। किसी की बेबसी का मजाक नहीं उड़ाते। कबीर दादा के दिल को कुछ होने लगा था। अच्छा जो करना है करो, टसवे बहाने की जरूरत नहीं। बाकी आज नहीं तो कल तुम्हें जाना तो पड़ेगा, कल की कल देखी जाएगी। खुशी से चहकते हुए इसने दोबारा तकिए पर कोहनी टेकी और इसकी मुलायम उंगलियां कबीर दादा के बालों में सरसराने लगी। किस वक्त जगाऊं? इस मर्तबा नाक मुंह चढ़ाए बगैर कबीर दादा ने जवाब दिया, 7:30 बजे तक जाग जाता हूँ। ठीक है कहकर वो अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर बाद ही कबीर दादा की सांस भारी हुई और वो नींद में डूब गया। असर की अजान सुनकर वो वजू करने गुस्ल खाने में घुस गई। वजू करके इसने एक खाली कमरे में जाए नमाज बिछाई, जहाँ कोई तस्वीर वगैरह टंगी नहीं हुई थी, वरना तो हर जगह जंगल के बादशाह की तस्वीर लगी थी। जाए नमाज वो घर से उठा लाई थी। नमाज पढ़कर बावर्ची खाने में घुसते हुए वो राहत खाला का हाथ बटाने लगी। साथ साथ वो कबीर दादा की पसंद और नापसंद वगैरह के बारे में भी राहत खाला को कुरेदती रही। बातों ही बातों में राहत खाला कहने लगी, बीबी जी सच कहूँ तो आपके साथ साहब जी का रवैया अजीब सा है। इससे पहले इसने कभी किसी खातून के बारे में मुझसे कुछ दरियाफ्त नहीं किया। आज तो हकीकत में उतने गुस्से में थे कि मैं डर ही गई थी। क्या पूछ रहे थे? तनावुश को राहत खाला की बात सुनकर खुशी महसूस हुई थी। यही कि कहाँ और किसके साथ गई हैं। परेशान से नजर आ रहे थे। खाला आप जानती तो हैं इन्हें अपने दुश्मनों की वजह से परेशानी रहती है। राहत खाला मायने खेज लहजे में बोली, दुश्मन इन्हें क्या कह सकते हैं, वो तो बस आपकी वजह से परेशान थे। वो खुशी से चहकी, तो बीवी के लिए शौहर को परेशान होना पड़ता है ना खाला। बीबी जी खफा ना हो तो एक बात बोलूं? कहो खाला। वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। साहब जी औरतों के मामले में मुस्तकिल मिजाज नहीं है।
खाला जानती हैं आज तक आपके साहब को बीवी मिली ही नहीं है। बाजारी औरतें किसी मर्द की जिस्मानी ख्वाहिश को तो वक्ती तौर पर पूरा कर देती हैं, मगर वो बीवी की जगह नहीं संभाल सकती। एक मर्द को सिर्फ बिस्तर के साथ ही जरूरत नहीं होती, इसकी और कोई जरूरियात भी होती हैं जिन्हें एक मोहब्बत करने वाली बीवी ही पूरा कर सकती है। बाजारी और हर मर्द के बिस्तर की जीनत बनने वाली औरतों के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो मर्द के नाज नखरे बर्दाश्त कर सके। वो आपको लगता है आप साहब को अपने हाथ में कर लेंगी? राहत खाला के लहजे में यकीनी थी। मैंने बीवी और किराए की औरत के फर्क से कहा करूंगी, बाकी इन पर मुनहसर है कि वो क्या फैसला करते हैं। तनावुश के लहजे में उदासी दर आई थी। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे बीवी जी, वो ममनूनियत से बोली। ऐसी दुआएं तो किसी अपने के लिए जाते हैं खाला, आप मेरे लिए अपनों की तरह ही हैं बीबी जी। राहत खाला ने खलूस भरे लहजे में कहा, अगर अपना समझती हैं तो बीबी जी ना कहती, बेटी कहकर बुलाती। अपनी हैसियत जानती हूँ ना। तनावुश ने इसके दोनों हाथ थामते हुए कहा, हैसियत का तायुन पेशे से नहीं किरदार से होता है खाला जान। अल्लाह आपको खुश रखे बेटी। राहत खाला जज्बाती हो गई थी। शुक्रिया खाला जान, और माजरत ख्वाह हूँ कि आज सुबह मैंने आपको ख्वाह डांट दिया, बस यूं ही गुस्सा आ गया था। नहीं बेटी, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, मुझे बर्तन धोकर रखने चाहिए थे, मगर जब कोई निगरान नहीं होता तो मुलाजिम कामचोर हो जाते हैं। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं आ गई हूँ ना, आपका हाथ बटाया करूंगी, बल्कि कल से बर्जी खाने की तरफ से आप बिल्कुल आजाद हैं। नहीं बेटी, आप तंग पड़ जाएंगी। राहत खाला महजूब सी हो गई थी। वो शर्माते हुए बोली, इन कामों की वजह से मैं तंग नहीं पड़ती खाला जान। अल्लाह पाक आपके रिश्ते को खुशियों भरी तवालत दे। राहत खाला ने खलूस से दिल से दुआ की। आमीन। तनावुश के होंठों से बेसाख्ता फिसला। राहत खाला ने खैस अंदाज में मुस्कुरा दी थी। तनावुश भी खफीफ अंदाज में हंस दी। शाम की आजान सुनकर वो नमाज पढ़ने चल दी। नमाज पढ़कर वो ख्वाबगाह में दाखिल हुई। कबीर दादा अब तक बेखबर पड़ा था। गुस्ल खाने में घुसकर इसने गुस्ल किया और नए कपड़े पहनकर सिंगार में इसके सामने खड़ी हो गई। मेकअप का सामान तो वहाँ मौजूद नहीं था कि वो सच्ची संवरती, बस बालों को कंघी करके इसने खुशबू लगाई और कबीर दादा को उठाने बेड की तरफ बढ़ गई। इसके साथ नींद दराज होते हुए वो इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। आंखें खुलते ही कबीर दादा की नजर दीवार से टंगी घड़ी की तरफ उठी। वक्त देखते ही इसने मुंह बनाते हुए बेजारी भरे लहजे में कहा, 7:30 बजने में 20 मिनट बाकी रहते हैं। वो हंसी। तो किसने कहा आप उठ जाएं, लेटे रहें? और ये जो मेरे सर पे हल चला रही हो, इसका क्या? आपको जगाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, उठाने के लिए नहीं। चंद मिनट मेरा भी तो हक बनता है कि आपके साथ लेट कर कुछ बातें कर लूं। तुम्हारे नाज और लाड उठाने के लिए नहीं लाया हूँ मोहतरमा। वो फलसफियाना लहजे में बोला। तो किसने कहा है मेरे नाज उठाएं? मैं नाज उठाने आई हूँ, उठवाने नहीं। कबीर दादा झुलाते हुए बोला। फिर वही रोमांस, वो कहाँ बाज आने वाली थी। शरारती लहजे में बोली, जो प्यारा लगता है ना, इससे रोमांस झाड़ा जाता है जनाब। तो मैं तुम्हें प्यारा लगता हूँ? कबीर दादा ने संजीदगी से इसकी आंखों में घूरा। आपको क्या लगता है? इसने अपनी गहरी से आंखें कबीर दादा की जानिब उठाई, जिनमें चाहत का समंदर मौजूद था। दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा? इसकी आंखों में झांकते हुए कबीर दादा को कुछ होने लगा था। वो नजरें चुराते हुए उठ बैठा, मगर इसके बेड छोड़ने से पहले तनावुश ने इसे कंधे से पकड़कर पीछे खींचते हुए दोबारा तकिए पर लिटा दिया। अभी तक 7:30 नहीं बजे, आप बिस्तर को नहीं छोड़ सकते। ये चौंचले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? कबीर दादा ने इसे दूर धकेलने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह से इससे चिमट गई थी। क्यों, इतना भी हक नहीं बनता कि आप 2 मिनट मुझसे बातें कर लें? वो धक होते हुए बोला। तो बातें करने के लिए और वक्त नहीं मिलेगा? किस वक्त मिलेगा? खाना खाकर आप घर से निकल जाएंगे और फिर मालूम नहीं 12 बजे लौटेंगे या इससे भी देर कर दें। अलबत्ता वादा करें 10-11 तक लौट आएंगे तो जाने देती हूँ। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? कुछ देर ज्यादा ही पर पुर्जे निकालना शुरू कर दिए हैं। कबीर दादा को सचमुच तक चढ़ गई थी। दूर हटो, इसने सख्ती से दूर झटका। बस 5 मिनट और 7:30 बजे चले जाना। वो ढीठ बन से इससे चिमटी रही। उफ, उठने का इरादा करते हुए कबीर दादा ने सर पकड़ लिया था। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक ही दिन में वो इतनी बेतकल्लुफ हो जाएगी जैसे बरसों की आशरा हो। कभी कभी तो इसे यूं ही महसूस होने लगता जैसे वो वाकई में इसकी महबूबा हो। इतने ही तंग पड़ रहे हैं तो ये ले जाएं। वो रूठते हुए इससे दूर हो गई। शुक्रिया, बोलते हुए बोला। अब बराए मेहरबानी चंद दिन नाराज ही रहना। मगर इसके गुस्ल खाने में घुसते हुए मुस्कुराते हुए उठी और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। इसके लिए इस्त्री शुदा सूट निकालकर इसने बाहर लटकाया और खुद खाना लेने चल दी। राहत खाला ऐसे बावर्ची खाने ही में नजर आई थी। खाला जान, आप जाएं, आराम करें। बताया था ना जब तक मैं यहाँ हूँ आप बावर्ची खाने की तरफ बेफिक्र हो जाएं। मगर बेटी, इसने फिक्रमंदी से कुछ कहना चाहा। तनावुश कतई कलामी करते हुए बोली, बहस को छोड़ें खाला जान, मैं ये सब अपनी खुशी से कर रही हूँ। खुश रहो बेटी। वो दुआ देते हुए बाहर निकल गई।
तनावुश चूल्हे पर तवा रख कर जल्दी जल्दी रोटियां डालने लगी। रोटियां पकाकर इसने खाने के बर्तन ट्रे में सजाए और ख्वाबगाह की तरफ चल पड़ी। राहत खाना ने से बताया था कि कबीर दादा खाना वगैरह कमरे में ही खाता है। डाइनिंग हॉल का वसी कमरा सिर्फ मेहमानों की आमद पर इस्तेमाल होता था। इसके खाना लगाने तक कबीर दादा भी तैयार होकर आ गया था। इसी वक्त पाई पर रखे इंटरकॉम की घंटी बजी। कबीर दादा ने रिसीवर उठाया। चौकीदार ने मुदबाना लहजे में कहा, सर, इखलाक हुसैन शाह साहब तशरीफ लाए हैं, ड्राइंग रूम में भेज दिया है। ठीक है, मुख्तसरन कहते हुए इसने रिसीवर वापस रख दिया। मेरा मेहमान आ गया है, तुम खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। तनावुश का जवाब सुने बगैर वो ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा। वो बदखफा नजर से इसे घूरती रह गई थी। ख्वाबगाह से निकलते ही इसे दरवाजे से अंदर दाखिल होता हुआ इखलाक उसे नजर आया। इसके होंठों पर निर्दामत भरी मुस्कुराहट थी। कबीर दादा ने आगे बढ़कर इससे मुसाफा करते हुए कहा, बैठे शाह जी। शुक्रिया कहते हुए इसने सोफे पर नशिस्त संभाली। भाभी नजर नहीं आ रही? हाँ, वो कमरे में। ये कहते ही इसने तनावुश को पुकारा। वो दरवाजे की दराज से आने वाले को झांक रही थी। कबीर दादा की आवाज सुनते ही इसने पीछे होकर सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। करीब पहुंचकर इसने धीमे लहजे में इखलाक हुसैन को सलाम किया। वालेकुम सलाम। इखलाक हुसैन ने उठकर इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे आप मेरी बेटी के हम उम्र हो, मगर कबीर भाई की वजह से आपको भाभी ही कहना पड़ेगा। जी भाईजान। वो मुस्कुरा दी थी। आपकी शादी पर तो आ नहीं सका, आपने झटपट में सब कुछ कर लिया। बहरहाल मेरी तरफ से ये हकीर सा तोहफा कबूल फरमाएं। इखलाक हुसैन ने खूबसूरत पैकिंग में लिपटा हुआ एक छोटा सा पैकेट इसकी तरफ बढ़ाया। इसकी कोई खास जरूरत तो नहीं थी भाईजान। ये कहते हुए इसने सवालिया नजरों से कबीर दादा की तरफ देखा और इसके जज्बात में सर हिलाने पर इसने वो पैकेट पकड़ लिया। शुक्रिया भाईजान, जीती रहो। इखलाक हुसैन ने बताया इखलास भरे लहजे में कहा, मगर ना मालूम क्यों तनावुश के इसके लहजे में खुलूस की सख्त कमी महसूस हो रही थी। ठीक है, जाओ। कबीर दादा ने इसे वापस जाने का इशारा किया और सर झुकाए वो ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। इसके ख्वाबगाह में गायब होने तक इखलाक हुसैन की आंखें इससे घूरती रहीं। कबीर दादा के गला खंगारने पर इखलाक हुसैन ने गड़बड़ा कर इसकी तरफ देखा और खफीफ होते हुए बोला, वैसे भाभी को ज्यादा कम उम्र नहीं है? गौर नहीं किया। कबीर दादा बेपरवाही से बोला, अच्छा, मैं दो कामों के लिए हाजिर हुआ था। एक तो कल रात मेरे यहाँ छोटी सी तकरीब है, आपको अपनी बेगम के साथ हाजिरी देना होगी। और दूसरा काम आपको मालूम है, अगर आप चाहते कि वाज़े अंदाज में भाभी से माजरत करूं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है शाह जी। अगर आप मुझे इसी वक्त रोक कर अपने अल्फाज वापस ले लेते तो मुझे जिद पर जरी ना पाते। शुक्रिया। इखलाक हुसैन उठते हुए मुस्कुराया। वैसे ऐसी लड़की के लिए इतना गुस्सा करना तो बनता है। खाने का वक्त है। कबीर दादा ने भी अपनी जगह छोड़ दी थी। खाना कल रात इकट्ठा खाएंगे। इस वक्त मैं किसी दावत में जा रहा हूँ, आपकी दावत उधार रही। कबीर दादा इसे अलविदाई मुसाफिहा करके वो तेजी से चलता हुआ बाहर निकल आया। ड्राइवर ने इसे देखते ही कार का ऊपरी दरवाजा खोल दिया था। कार में बैठते ही नौशाद आफरीदी का नंबर डायल करने लगा। सुनाए शाह जी। वो शायद इसकी कॉल ही का मुंतजिर था। पहली ही घंटे पर कॉल वसूल कर ली गई थी। अपना नंबर भुगता आया हूँ, अब कबीर दादा की बारी है। तफसील सुनाओ यार। नौशाद के लहजे में कुछ जानने की तरफ थी। बस इसी शादी की मुबारकबाद दी, इस फाहिशा को छोटा सा तोहफा दिया और वापस आ गया। कैसी है इस मरतबा? नौशाद गुल ने साफ तौर पर मुंह से उगल दिया था कि इसे क्या जानने की ख्वाहिश थी। सच कहूँ तो वो कमीना फजूल में पागल नहीं हुआ जा रहा। अगर इससे झगड़ा ना हुआ होता तब भी इस लड़की को देखने के बाद मैं इसके हुसूल की कोशिश जरूर करता। इखलाक हुसैन ने अपने दिमाग में छुपी गलाजत उगली। उम्मीद है कल रात की तकरीब में तुम्हारी हैसियत बाकी नहीं रहेगी। नौशाद ने मुस्कुराते हुए कहा, शाह जी, इन्हीं बातों ने तो हमें आपको मुरीद बनाया हुआ है। इखलाक हुसैन भी खिलखिलाकर हंस पड़ा था। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? पाकबाह में दाखिल होते ही कबीर दादा की नजर जू की तू पड़े हुए खानों के बर्तनों पर पड़ी। आपकी मुंतजिर थी। कबीर दादा को मालूम था कि इससे बहस बेकार है। वो खामोशी से खाना खाने बैठ गया। एक ही दिन में तनावुश के साथ गुजारने के बाद इसे लगने लगा था जिसे वो इसे बरसों से जानता है। इसका हर अमल कबीर दादा को पहले से पता चल जाता था। इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज का मफहूम वो अवाइद से पहले जान जाता था। इसने साला निकालने के लिए जो ही डोंगे को हाथ लगाया, इसके हाथ से डोंगा झपटते हुए वो तेज लहजे में बोली, मैं डाल रही हूँ ना, मेरे पास हाथ नहीं है क्या? वो कहाँ हार मानने वाली थी, बदजस्ता बोली, हाथ पाँव तो बीवी के पास भी मौजूद होते हैं, फिर वो क्यों शोहर की कमाई खाती है? गलत। आजकल कई औरतें नौकरी पेशा हैं। वो बहस पर उतर आया था। इनमें अक्सरियत मजबूर खवातीन की है और जो शौकिया नौकरी करती हैं इन्हें शोहर की परवाह ही नहीं होती। कबीर दादा इस पर चोट करता हुआ बोला, तो बस तुम भी अपना शौक पूरा करने के लिए नौकरी ढूंढ लो। कम से कम इस बहाने मेरी जान तो इस खिदमत गुजारी से छूट जाएगी।
हर किसी का अपना अपना शौक होता है और मेरा शौक आपकी खिदमत करना, आपका ख्याल रखना और आपके नाज नखरे बर्दाश्त करना है। शौकी भरे लहजे में कहते हुए इसने पहला निवाला कबीर दादा के मुंह की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? मुंह खोले बगैर इसने नाक बूझ चढ़ाई। जब बताया है इस तरह के चौंचले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये कहते हुए खुद निवाला तोड़ने लगा। तनावुश ने अपना हाथ पीछे नहीं हटाया। जो ही इसने निवाला मुंह की तरफ ले जाना चाहा, तनावुश ने बाएं हाथ से इसका हाथ पकड़ लिया। चेहरे पर गुस्सा जारी करते हुए कबीर दादा ने इसकी तरफ देखा। वो घबराए बगैर बोली, हर बात पर जिद करना अच्छी आदत नहीं होती। जिद नहीं कर रहा, तुम्हारी बचकाना हरकतों पर गुस्सा आ जाता है। ये कहते हुए इसने तनावुश के हाथ में पकड़ा निवाला मुंह में ले लिया था। तनावुश ने अपने दोनों हाथों से कबीर दादा का दायां हाथ पकड़ा और इसे अपने मुंह की तरफ ले जाने लगी। ये क्या बेहूदगी है? कबीर दादा ने इसे रोकने की वाजबी सी कोशिश की, मगर वो तनावुश ही क्या जो मान जाए। अपना सर झुकाकर इसने कबीर दादा के हाथ में मौजूद निवाला अपने मुंह में लिया और इसके साथ इसकी उंगलियां भी मुंह में डाल ली थी। निवाला चिबाते हुए वो शौकी से बोली, जो बच्चे प्यार की जबान नहीं समझते, इनसे जबरदस्ती काम लेना पड़ता है। कबीर दादा इसे खुशीली नजरों से घूरता रह गया था। वो शरारती लहजे में बोली, आप खुद खाना शुरू करें, मुझसे दूसरे निवाले की उम्मीद ना रखना। ना चाहते हुए भी कबीर दादा के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। और अगर मैं कहूँ कि सारा खाना ये तुम्हारे हाथों से खाना है फिर? सच? वो जैसे खुशी से खिल उठी थी। इसके साथ लगते हुए वो आरतगी से बोली, मैं हाजिर हूँ। ये कहते इसने दूसरा निवाला कबीर दादा के होंठों की तरफ बढ़ाया। इसकी बेसाख्ता खुशी ने कबीर दादा को हैरान कर दिया था। खुलूस किसी तारीफ को मोहताज नहीं हुआ करता। मोहब्बत के इजहार की हाजत नहीं रहती। चाहत अल्फाज का सहारा नहीं लेती। इश्क खुशबू की तरह नजर आए बगैर अपनी मौजूदगी का यकीन दिला दिया करता है। प्यार फूल की तरह गूंगा होकर भी अपनी कशिश में जकड़ लेता है। कबीर दादा ने भी इसकी शरारती लहजे को देखते हुए मजाक किया था, मगर तनावुश के चेहरे पर उमड़ पड़ने वाली बेपाया खुशी ने इसे मशहूर कर दिया था। वो इस शहर से तब बाहर आया था जब तनावुश इसे अपने हाथों से खाना खिला चुकी थी। अच्छा आप बस करो और खुद भी 2 निवाले ले लो। पानी का गिलास उठाते हुए इसने सैर हो जाने का ऐलान किया। वो खुशी से चहकी, मुझे तो लग रहा है ये सारा खाना मेरे पेट में ही गया है। कबीर दादा ने मुंह बनाया, अहमकों के सींग तो नहीं होते। वो शौकी से गुनगुनाए, एक हमी को अहमक कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं है। दुनिया वाले दिल को वालों को और भी बहुत कुछ कहते हैं। क्या तुम्हें हकीकत में ऐसा ही लगता है कि तुम्हें मोहब्बत के हाथों में मजबूर होकर ले आया हूँ? कबीर दादा एकदम संजीदा हो गया था। वो फीकी मुस्कुराहट से बोली, ऐन की खुशी से न मर जाते अगर एतबार होता। अगर जानती हो तो फिर हर वक्त रोमांस का भूत खुद पर सवार ना रखा करो। इस मर्तबा कबीर दादा की बात का जवाब दिए बगैर वो खाना खाती रही। कबीर दादा मीठा खाने लगा। 2-3 चम्मच लेकर वो गले में मफलर की तरह लटकी हुई बंदी टाई बांधने लगा। तनावुश ने खाने से हाथ फेंकते हुए कहा, मुझे भी टाई बांधना सिखा दो। क्यों? क्या सूट पहनने का शौक है? नहीं, आपकी टाई मैं खुद बांधा करूंगी। मैं बांध सकता हूँ। वो जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। बार बार ये बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं मोहताज या माजूर समझकर आपके काम नहीं करती। इसका लहजा तंजिया नहीं था, मगर कबीर दादा को गुस्सा आ गया था। जब मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी खिदमत की, तो क्यों अपनी तवानाइयां जाया करती हो? इसके सामने खड़े होकर तनावुश ने सर उठाकर इसकी आंखों में झांका। और जब मालूम है कि मैं सब करने से बाज नहीं आऊंगी, तो आप क्यों नहीं अपनी जिद छोड़ देते? वो झल्लाते हुए बोला, जिद छोड़ूंगा या नहीं? तुम्हें जरूर छोड़ दूंगा। शायद मुझे डरा कर खुशी मिलती है, दुखी लहजे में कहते हुए वो इसके करीब हुई और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाकर इसने कबीर दादा के चेहरे और छाती पर फूंका। कबीर दादा ने तंजिया लहजे में पूछा, अब जाऊं या कोई और वजीफा रह गया है? वो लजाजत से बोली, प्लीज जल्दी आने की कोशिश करना, मुझे नींद नहीं आएगी तो टीवी देख लेना। टीवी DVD पर फिल्म देख लेना, नहीं तो नींद की गोलियां भी मददगार साबित हो सकती हैं। ये कहते हुए वो दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तनावुश ने भी इसके पीछे कदम बढ़ाते हुए कहा, इतना ही कह देते कि कोशिश करूंगा तो खुश हो जाता कोई। दरवाजे के करीब रुकते हुए इसने तीखे लहजे में कहा, किसी को खुशी करना मेरी आदत नहीं। वो शोखी से बोली, अच्छी आदत डाल लेनी चाहिए। वो तुर्की बतुर्की बोला, अच्छी आदतें अच्छों के साथ जचती हैं। वो सारात से बोली, अपनी अच्छाई का मुझसे पूछे, रहने दो। मुंह बनाते हुए वो बाहर निकल गया। मुहाफिजों की इसकी रोजमर्रा मालूम थी। गाड़ियां तैयार हालत देखी खड़ी थी। गाड़ी में बैठते हुए इसकी नजरें ड्राइंग रूम की दरवाजे की जानिब उठी। वो वहीं खड़ी से देख रही थी। गाड़ी के आगे बढ़ते तक वो न चाहते हुए भी इसकी तरफ मुतवज्जा रहा। तमाम इसे देखते ही खड़े हो गए थे। बैठो यार, कबीर दादा ने पाशा के पहलू में निशस्त संभालते हुए तमाम को बैठने का कहा।
तो क्या नई ताजी है? काशिफ राजपूत ने हाथ में पकड़े जाम से घूंट भरा। नहीं ताजी तो काफी है। बोतल उठाकर वो अपने लिए गिलास भरने लगा। असद खान ने कहा लगाया, हम तक तो बस आपकी शादी की खबर पहुंची है। कबीर दादा ने पूछा, आज दिन को शहाब कसूरी ने आप लोगों में से किसी को मीटिंग के लिए बुलाया था? पाशा ने कहा, नहीं। बाकी के सर भी नफी के इजहार में हिल गए थे। कबीर दादा ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, इसका मतलब है इखलाक हुसैन शाह ने बस अपने हमदर्दों ही को इकट्ठा किया हुआ था। असद खान ने कहा, कबीर दादा बुजारतों के बजाय तफसील से बात करें। इस मरतबा कबीर दादा ने अपनी शादी के बाद होने वाली सारी गुफ्तगू दोहरा दी, तो इसमें सरासर इखलाक हुसैन गलती पर है। पाशा ने फौरन इसकी तरफदारी की। खैर फिलहाल तो इखलाक हुसैन ने माजरत कर ली है, मगर मुझे इसके तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे शक है इखलाक हुसैन, एसपी जमीन, नकीब और नौशाद आफरीदी अंदर ही अंदर कोई खेल खेल रहे हैं, और यही वजह है कि आज की मीटिंग में भी आप में से कोई किसी को नहीं बुलाया गया। एसपी जमीर ओडो आज मेरे पास आया था, कह रहा था कि कबीर दादा बगावत पर उतर आया है, हमें इसके खिलाफ मुतहद होना पड़ेगा। फसीउद्दीन ने इंकिशाफ किया, मेरे पास नौशाद खान अफरीदी आया था और ऐसा ही कुछ कह रहा था। शेर खान होठों में सिगार दबाकर लाइटर के शोले से सुलगाने लगा था। असद खान ने कहा, नकीबुल्लाह जान के साथ मेरी काफी अच्छी ताल्लुकात हैं। इसने मुझे ये सारी बातें इस अंदाज में सुनाई हैं जिसमें सरासर कबीर दादा की गलती नजर आ रही थी। कबीर दादा ने काशिफ राजपूत और पाशा की तरफ सवालिया नजरों से देखा, मगर दोनों ने नफी में सर हिला दिया। कबीर दादा मायने खैस लहजे में बोला, अगर मैं गलती पर था तो इखलाक हुसैन माजरत करने क्यों मेरे घर आया था? शेर खान बोला, नौशाद अफरीदी कह रहा था चूँकि वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, इसलिए हक पर होते हुए भी इखलाक हुसैन शाह को आपके पास जाना पड़ेगा। कबीर दादा सूरत हाल पर मुफस्सिल रोशनी डालते हुए बोला, पहली बात तो ये है कि आप में से किसी से कोई मीटिंग क्यों नहीं बुलाया गया? इसका मतलब साफ यही है कि जिनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं या किसी को भी तरफदारी नहीं करते, इन्हें ऐसी मीटिंग से दूर रखा जाए। दूसरा, अगर वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते तो मेरी बीवी के बारे में ऐसी बकवास क्यों की? तीसरा, अपने ताल्लुकात वाले लोगों से मिलकर मेरे खिलाफ जहर उगलने की क्या जरूरत पेश आ गई? अगर मैं गलती पर था तो तमाम को बुलाकर मेरी गलती को सामने लाया जाता। अब आप हम में से क्या चाहते हैं? पाशा मुस्तफसिर हुआ। वो कबीर दादा का शागिर्द और अच्छा दोस्त था। कबीर दादा ने जवाब दिया, मुझे भी किसी की तरफदारी तो चाहिए होगी। यूँ अकेला मैं तमाम का मुकाबला कर भी लूं तो अपना ज्यादा नुकसान कर बैठूंगा। फसीउद्दीन बोला, मगर धमकी आपने दी है कबीर दादा। कबीर दादा ने तीखे लहजे में पूछा, अगर कोई किरण भाभी के मुतालिक ऐसी बात करे तो आपका क्या जवाब होगा? फसीउद्दीन साफ गोई से बोला, मगर इन तमाम को लगता है कि वो लड़की आपकी बीवी नहीं रखेल है, और ऐसी लड़की के लिए किसी गैंग के सरबराह पर हाथ उठाना गलती है। कबीर दादा तीखे लहजे में बोला, आपको सिर्फ एसपी ही मिला है, वो तमाम की नुमाइंदगी कैसे कर सकता है? फसीउद्दीन बगैर लगी लिपटी बोला, इसका कहना है कि शहाब कचूरी के सामने आपने एतराफ किया है कि ये लड़की सिर्फ चंद दिन की मेहमान है, और ये कि चूँकि आपके आगोश में आने के लिए इसने निकाह की शर्त पेश की थी, तभी आप निकाह पर राजी हुई, और इस निकाह का मकसद बस इसका आर्जी हुसूल है। कबीर दादा ने सफाई पेश करते हुए कहा, वो एक मजाक था। शहाब साहब ने मुझे निकाह की बात छेड़ा और मैंने कह दिया कि अगर कोई लड़की निकाह के बाद ही मेरे पास आना चाहती है तब मुझे चंद बोल पढ़वाने में क्या हर्ज हो सकता है? असद खान मुस्तफसर हुआ, क्या वाकई आप इस लड़की के लिए संजीदा हैं? कबीर दादा ने कहा, अहमियत ताल्लुक की नौयत की होती है, ना कि तवालत की। फिलहाल वो मेरी बीवी है। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।